हाँ, कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले तो अपन पढ़ रहे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक एग्जांपल दिया इनकम टैक्स, एक एग्जांपल दिया जीएसटी, एक एग्जांपल दिया कस्टम ड्यूटी। और बोलो डिफरेंस दोनों में बीच में। परफेक्ट आंसर दिया। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। मेरे को ना, अगर मैं तुम लोग क्लास वालों ने फीस लिया तुम लोग से, सो क्लास वालों ने तुम लोग को बोला कि एक बैच का 50,000 फीस है, तो जीएसटी कितने पे लिया? ऐसा बोला हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके देंगे फिर जीएसटी भरोगे, या 50,000 प्लस जीएसटी? 50,000 प्लस जीएसटी। तो मैं बोल सकता हूं जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन, किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसके ऊपर है? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर आप शर्ट खरीदने जा रहे हो तो वहां पे आपको वो बोलते हैं सर 500 रुपए का शर्ट है और उसके ऊपर जीएसटी आएगा, सो 500 रुपया प्लस उसके ऊपर 5% जीएसटी। रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करोगे 100 रुपए का खाना है प्लस 5 रुपीज का जीएसटी। तो जीएसटी किसके ऊपर आता है? प्रॉफिट पे आता है या जीएसटी वैल्यू पे आता है? वैल्यू पे आएगा, बराबर है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन व्हाट? हाँ, ऑन इनकम और प्रॉफिट। मेरे को आंसर बोलो यार, तुम लोग से क्लास वालों ने फीस कितना लिया है? 50,000। अरे बराबर है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे आ रहा है? 50,000 पे। तो 50,000 फीस है तो जीएसटी 50,000 पे आएगा। फिर क्लास वाला क्या करेगा पूरे ईयर के एंड में? सपोज टोटल एडमिशन 100 बच्चे का हुआ, सो 50,000 इंटू 100, 50 लाख का कलेक्शन है। उसमें से रेंट जाएगा, प्रोफेसर को पेमेंट जाएगा, प्रिंटिंग का खर्चा होएगा, इलेक्ट्रिसिटी होएगा, ये सब डिप्रीशिएशन होएगा। ये सब माइनस करने के बाद इन लोग के पास बचा 10 लाख रुपीस। सो इनकम टैक्स जो 30% पे करेंगे, 50 लाख पे करेंगे या 10 लाख पे? 10 लाख पे। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन व्हाट? इनकम एंड प्रॉफिट। इट इज अ टैक्स ऑन व्हाट? इनकम एंड प्रॉफिट। सो इनडायरेक्ट टैक्स वैल्यू पे होता है, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। जितने में गुड्स बेचा उतने पे टैक्स आएगा। और इन डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट्स के ऊपर। जितना कम, अगर लॉस हुआ तो इनकम टैक्स नहीं आएगा, जीएसटी को कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितने में बेचा उतने पे टैक्स आएगा। बोलो और डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बोलो, थोड़ा एक्टिव रह के बोलो जल्दी। हाँ, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और कुछ? आंसर बोलोगे? तुम लोग का फीस कितना है? 50। क्लास वालों ने तुम लोग को क्या बोला? 50,000 रुपया दे दो या 50 प्लस जीएसटी? 50 प्लस जीएसटी। गवर्नमेंट ने है ना एसी बेचने वाले को बोला है 28% जीएसटी आता है। कितना? तो एसी बेचने वाला क्या करता है? एसी बेचता है और बोलता है मैं 28% भरूंगा, या वो तुम लोग को बोलता है कि 50,000 का एसी है प्लस 14,000 का जीएसटी है? क्या होता है? 50,000 प्लस जीएसटी। मजा नहीं आया? 50,000 प्लस जीएसटी। गवर्नमेंट रेस्टोरेंट वाले को बोलता है 5% जीएसटी है। कितना है बेटा? तो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? रेस्टोरेंट में खाना देता है और फिर अपने जेब से भरता है, या तुम लोग को बोलता है प्लस 5%? सो मैं बोल सकता हूं रेस्टोरेंट वाले ने अपना बर्डन तुम लोग पे ट्रांसफर किया, एसी वाले ने अपना बर्डन तुम लोग पे ट्रांसफर किया, क्लास वालों ने अपना बर्डन तुम लोग पे ट्रांसफर किया। सो मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। क्या? बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इज दैट पॉइंट क्लियर? बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इतना पॉइंट समझाएगा। मेरे पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो मैं जब क्लास वाले को बिल बना के देता हूं मैं जीएसटी चार्ज करता हूं। क्लास वाला जब तुम लोग को बिल बना के देता है वो तुम लोग पे जीएसटी चार्ज करता है। सो एवरीबडी इज शिफ्टिंग बर्डन ऑन ईच अदर। सोच के बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, सोच के बोलना आराम से। क्लास वालों ने तुम लोग को बोला 50,000 फीस है प्लस 9,000 जीएसटी, टोटल 59,000। तुम लोग ने 59,000 पे कर दिया। उसके बाद जब तुम्हारा बैच कंप्लीट हुआ 6 महीने के बाद, तो क्लास वालों ने बोला कि सर आप लोगों के बैच का 6 महीने का कलेक्शन था इतना रुपया, हमारा 6 महीने का रेंट इतना गया, 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी इतना गया, 6 महीने में प्रोफेसर को इतना पेमेंट किया, तो हम लोग को 6 महीने में 3 लाख का प्रॉफिट बचा। डिवाइडेड बाय सपोज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट 4,000 रुपये आ रहा है, तो आप लोग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, बिकॉज आपके बैच में इनकम टैक्स पर स्टूडेंट 4,000 आ रहा है। तुम लोग भरोगे क्या? यस और नो? नहीं भरेंगे ना, तुमने तो पूरा फीस भर दिया विद जीएसटी एंड एवरीथिंग। तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड? कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप मांगोगे तो कोई देने वाला नहीं है। सो अगर मैं बोल रहा हूं तुम लोग शॉपर स्टॉप हो गया, नीचे स्टेशनरी वाला हो गया, वो जब पेन बेचेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लेगा।
बट जब उसको प्रॉफिट होएगा तो वापस से सारे कस्टमर को फोन करके बोलेगा कि यार मेरा इतना टैक्स आ रहा है, नहीं। सो बर्डन डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर है, जीएसटी वैल्यू के ऊपर है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो यार? श्योर। आंसर बोलो प्लीज। बेटा मेरा इनकम 100 रुपया है, बराबर है, ये मेरा इनकम है। तो मेरे को गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज टैक्स आएगा 30 रुपीज का, बराबर। कोई दूसरा आदमी है, उसका इनकम 1000 रुपया है, उसको बोलता है टैक्स आएगा 300 रुपए का। कोई तीसरा आदमी है, उसका इनकम 10,000 रुपया है, उसको बोलता है कि टैक्स आएगा 3000 रुपए का। कोई सुन रहा है क्या? तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं बोल सकता हूं टैक्स भी बढ़ रहा है। जितना इनकम कमाओगे उतना इनकम टैक्स बढ़ता रहेगा। अच्छा, मेरा इनकम कितना है? 100। सो मैंने ना अमेजोन पे मैं गया और पानी का बोतल देखा मैंने, और पानी का बोतल मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लिखा हुआ था। 100 रुपए की बोतल है, 12 रुपए का जीएसटी। सो मैंने जब वो बोतल खरीदी तो मेरे को अमेजोन वाले ने 12 रुपए का जीएसटी चार्ज किया। तुम लोग को भी सेम बोतल पसंद आया, अज्यूम करो तुम्हारा इनकम 0 है, बराबर है, तुम लोग कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तुम लोग को भी वो बोतल पसंद आई। तुम लोग अगर 100 रुपए में बोतल लोगे तो जीएसटी कितने पे आएगा? कितना आएगा? 12 रुपया। अरे बराबर है। अच्छा, ये जो 1000 रुपया कमा रहा है उसने भी सेम बोतल खरीदा तो जीएसटी 12 रुपया। 10,000 वाले ने खरीदा तो सेम ना, सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या? डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा। वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ रहा है बट टैक्स रिमेन सेम। क्या? इनकम बढ़ रहा है बट टैक्स रिमेन सेम। इतना पॉइंट समझाएगा। सो 3 की डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम और प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? श्योर? ओके, कॉपी करो, हेडिंग देना। बेटा नोटबुक आपको बहुत नीटली मेंटेन करना है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम डे पे टेक्स्ट बुक मॉड्यूल से पढ़ने बिल्कुल नहीं होएगा। सो नोटबुक आपको मेंटेन करना है, नीट एंड टाइडी, रेड पेन यूज करना, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो प्लीज गूगल साथ में रखना। स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा नहीं करना, ऐसा मिस्टेक नहीं करना कि आपका मीनिंग बदल जाए। हेडिंग दो। कोई जॉब पे जाते हो सबके सब, या कोई जॉब पे नहीं जाता है? किधर? सीए फर्म में? थोड़ा नीचे जाना।
कॉपी क्या? अच्छा, आंसर बोलो बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर, अरे बहुत सारे मिनिस्टर है ना। टैक्स कौन सा मिनिस्टर देखता है वो बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो आना चाहिए, बोलो कौन देखता है? तो यहाँ पे टैक्स इज हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेटा प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। अरे बराबर है। अच्छा, निर्मला सीतारमन के अंदर बेटा 6 डिपार्टमेंट आते हैं टोटल, उसमें से 4 बड़े डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज। कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज। टैक्स गवर्नमेंट के लिए किधर जाएगा? चारों में से कौन सा डिपार्टमेंट? रेवेन्यू ना, टैक्स मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, सो इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? रेवेन्यू। इतना पॉइंट समझाएगा। अच्छा, रेवेन्यू में गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बचा है बेटा, वो एक ही सोर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन। कौन सा सोर्स है? मजा नहीं आ रहा है, बोलो। डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोला है? टैक्सेशन। 2 टाइप के टैक्स होते हैं, बोलो कौन से? डायरेक्ट टैक्स में बर्डन अपने पास रहता है, शिफ्ट हो जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। आई होप इतना समझेगा। कोई आंसर बोल सकता है तो बोल देना प्लीज। बेटा लॉ कैसे बनता है कंट्री में बताओ? पार्लियामेंट में बिल पास होता है, उसके पहले एक छोटा सा स्टेप है और उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, बोलो। वो तो पार्लियामेंट हो गया। और मेरे को आंसर बोलोगे? बीजेपी एक्ट बना सकता है क्या? बीजेपी मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी मतलब क्या बोला मैंने? सेंट्रल। तो करंटली सेंटर में कौन है? बीजेपी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी कोई भी एक्ट बना सकता है क्या? नहीं। बीजेपी क्या कर सकता है? ड्राफ्ट बना सकता है। क्या कर सकता है? ड्राफ्ट। तो मैं बीजेपी बार बार बोल रहा हूं बिकॉज सेंटर में बीजेपी है प्रेजेंटली। सो बीजेपी क्या बोलता है? हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का है, उसका ये बिल है। कोई सुन रहा है क्या? हम लोग को 1 रैंक 1 पेंशन लाने का, उसका ये बिल है। हम लोग को एमएसपी लाने का, उसका ये बिल है। तो बीजेपी जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है? ड्राफ्ट बना सकता है। ड्राफ्ट किधर प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होएगा? दोनों हाउस में डिस्कशन, अपर हाउस लोअर हाउस जो भी बोलो, राज्यसभा लोकसभा व्हाटएवर, तो उसमें डिस्कशन होएगा। और अगर सपोज उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो अप्रूवल देने के बाद वो जो ड्राफ्ट था वो किधर जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर जैसे ही साइन करेगा क्या बन जाएगा? एक्ट। सो 3 स्टेप है, पहले क्या बनता है, फिर बाद में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ने साइन किया वैसे एक्ट बन जाएगा। बराबर है। सो ये जो एक्ट बनाने वाले लोग हैं वो ऊपर वाले लोग हैं, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये हो गया। बट एक्चुअल जिंदगी में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो पार्लियामेंट तक जाएगा क्या? नहीं। सो प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ डेफिनेशन मिसिंग है, लॉ बन गया बट कुछ मिसिंग है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स काम करेगा। कौन काम करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, या तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, या तो क्या बोला है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सो इंडिया में लॉ बनाता है पार्लियामेंट, बट लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुराना एग्जाम्पल है बट उससे आपको 1 सेकेंड में समझ जाएगा। प्रिंटर पे एक लॉ बना हुआ है कस्टम्स, कस्टम्स में लिखा है प्रिंटर पे 12% टैक्स है, और लिखा है स्कैनर पे 18% टैक्स है। ये मैं बोल रहा हूं आदम जमाने पे चले जाओ ना, जब प्रिंटर स्कैनर वाले में बहुत कम होते थे, मतलब सबके घर पे तो होता ही नहीं था। सो प्रिंटर वॉज 12%, स्कैनर वॉज 18%। बराबर है। अब पहली बार जिंदगी में किसी ने ऑल इन वन प्रिंटर लाया जिसमें प्रिंट भी होता है स्कैन भी होता है, तो अब उसको प्रिंटर में लेके जाए 12% या स्कैनर में लेके जाए 18%। ऑल इन वन प्रिंटर का तो हेडिंग नहीं है, हेडिंग क्या है? ओनली प्रिंटर ओनली स्कैनर। अब मैं तो हमेशा 12% लेके जाऊंगा, मुझे कम टैक्स भरना है, डिपार्टमेंट हमेशा 18 बोलेगा, उन लोग को ज्यादा टैक्स भरना है।
तो ऑल इन वन प्रिंटर पे 12% टैक्स आना चाहिए, 18% टैक्स आना चाहिए। वो ये सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों में से जो भी है, डायरेक्ट टैक्स में ये, इनडायरेक्ट टैक्स में ये, इन लोग क्लेरिफाई करते हैं। क्या करते हैं कि जब तक ऊपर से लॉ नहीं बनता है तब तक इसको प्रिंटर में लेके जाओ या इसको स्कैनर में लेके जाओ, जो भी इन लोग को लगता है उसके हिसाब से इन लोग क्लासिफाई करते हैं। तो इन लोग का काम बस वही है, क्या, क्लैरिफिकेशन इशू करना। क्या इशू करना? क्लैरिफिकेशन। इतना पॉइंट समझाएगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीडीटी सीबीआईसी? डू दे मेक लॉ? नो। डू दे इंप्लीमेंट और अमेंड द लॉ? नो। दे जस्ट मेक श्योर कि जो लॉ बना है वो प्रॉपरली चल रहा है, कंट्री में नहीं चल रहा है। अगर कोई ऑडियंस को या मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करने का है। सो दे इशू क्लैरिफिकेशन। क्या? दे इशू क्लैरिफिकेशन। इतना पॉइंट समझता है? आंसर बोलोगे बेटा। इंडिया में टैक्स अगर इंप्लीमेंट करने का है, कोई सुन रहा है क्या? तो लिखा हुआ है आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? कि जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक कोई टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 265 में बोला है। किधर बोला है? कि टैक्स कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली बाय लॉ। ओनली बाय लॉ मतलब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द क्या बोला? तो इतना तो मालूम पड़ गया कि टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना चाहिए। बट अब टैक्स इंप्लीमेंट करेगा कौन, वो बताओ। हु कैन, मतलब पावर किसके पास से टैक्स? सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इनकम टैक्स, जीएसटी, ये वो जो भी लिखा है, तो अब वो टैक्स इंप्लीमेंट करेगा कौन, वो बताओ। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी तुम लोगों को दिल से लग रहा है ना, तो पार्लियामेंट बोलने का। क्या बोलने का? पार्लियामेंट। तो एक तो पावर हो गया पार्लियामेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि हम लोग ने सारे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू लेवी टैक्स। पावर टू लेवी टैक्स। पावर टू लेवी टैक्स किस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बोलो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड क्या बोला है? स्टेट लेजिस्लेशन। क्या बोला? स्टेट लेजिस्लेशन। रिपीट नहीं करे यार। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और क्या बोला है? स्टेट लेजिस्लेशन। कोई सुन रहा है क्या? अब ये दोनों के पास पावर तो है। अब दोनों के पास पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बोलेगा हम लोग इनकम टैक्स ले रहे 30%, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हम लोग भी इनकम टैक्स ले रहे 30%। तो यार अपने को तो दो बार टैक्स भरना पड़ गया, सेंटर को 30, स्टेट को 30। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये दोनों के पास पावर तो है, बट दोनों के पास अलग अलग पावर है। सेम पावर है, अलग अलग है। अलग अलग पावर शेड्यूल नंबर 7 ने बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ है बोलो यार? लिस्ट 1 बोलता है यूनियन लिस्ट, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। लिस्ट 2 बोलता है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 बोलता है कॉन्करेंट लिस्ट। रिपीट नहीं करता है तुम लोग का बैच, रिपीट करो यार। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट एंड स्टेट, दोनों के पास पावर है, बट सेम पावर है, अलग अलग। किसने पावर डिवाइड किया है? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। क्या? एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। जो भी पावर इन लोगों के पास है। लेवी का मतलब लॉ बनाना, कलेक्ट मतलब पैसा उन लोग के बैंक में आएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी पावर है किसके पास है? एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। इतना पॉइंट समझ रहा है कि नहीं? पता नहीं चल रहा है मुझे यार। कॉन्करेंट लिस्ट इग्नोर करो, उधर क्रिमिनल लॉ होता है। उधर क्या होता है? सेंटर के पास कोई पावर नहीं रहता है, तो सेंटर कभी उसको अप्रूवल नहीं देगा, तो इसलिए वहां पे एक भी टैक्स नहीं, आज तक का एक भी टैक्स नहीं है। यूनियन लिस्ट में आता है बेटा आप लोगों का इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स। अब है ना इनकम, अभी क्या हो गया सुन रहे हो तो मजा आएगा। ब्रिटिशर से ना इंडिया में क्यों आए थे बताओ? किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। रूल तो बाद में किया। उन लोग क्या किया? उन लोग को मालूम पड़ा इंडिया में यार स्पाइसेस मिलता है, ओपीएम मिलता है, कॉटन मिलता है। क्या क्या मिलता है? स्पाइसेस, ओपीएम, कॉटन। और इंडिया के लोगों को नहीं मालूम है कि स्पाइसेस का कितना वैल्यू इंडिया के बाहर। तो उन लोग ने क्या, अच्छा वो मीट एंड मीट, सुन रहे हो कि नहीं? इंडिया के बाहर तो मीट एंड मीट प्रोडक्ट का कंजम्पशन सबसे ज्यादा आता है। तो वीगन कॉन्सेप्ट अभी चालू हुआ, पहले तो था ही नहीं। तो अब उधर मीट को प्रिजर्व करने के लिए 16th सेंचुरी में तो फ्रिज विज नहीं थे, तो उसके लिए स्पाइसेस चाहिए थे। क्या चाहिए था? तो स्पाइसेस इंडिया में एम्पल थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला यार इंडिया के पास इतना खजाना पड़ा हुआ है, बट इंडिया के लोग ही हम लोग को नहीं बेच रहे।
सो उन लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी को किधर भेजा, इंडिया में, और बोला यहां से स्पाइसेस उठा के ट्रेड करो, कॉटन उठा के ट्रेड करो। कोई सुन रहा है क्या? तो उन लोगों ने वो ट्रेड करना चालू कर दिया। अब ओवर अ पीरियड उन लोगों ने क्या रियलाइज किया कि जैसे इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया के बाहर अपन बेच रहे, वैसे बाहर का प्रोडक्ट भी तो इंडिया में बेच सकते हैं। तो उन लोग ने क्या सोचा कि जो ब्रिटेन में शर्ट बन रहा है वो इंडिया में बेचते हैं। अरे बट ब्रिटेन में बना के इंडिया में ट्रांसपोर्ट करोगे, सब खर्चा करोगे, तो शर्ट महंगा मिलेगा या सस्ता? तो अज्यूम करो इंडिया में एक शर्ट ब्रिटेन वाला 1000 रुपए का है, और इंडिया में जो इंडिया का आदमी है वो शर्ट बेच रहा है 500 रुपए में। क्वालिटी सेम है, क्या लगा? क्वालिटी वो तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसका हो रहा है, बाकी क्वालिटी रिमेन सेम। तो इंडिया में ब्रिटेन का शर्ट कितने का है? 1000। और इंडिया में इंडिया का शर्ट, अपने पास पैसे की कमी नहीं है, तो बोलो 1000 वाला शर्ट ले या 500 वाला, पैसे की कोई कमी नहीं है, 1000 वाला। और बोलो एनी वन फॉर 500, एनी रीजन? सिर्फ इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मतलब है कि इंडिया वाला बोलता है हमसे जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। वर्ल्ड में हाईएस्ट मर्सिडीज इंडिया में बिकती है, वर्ल्ड में हाईएस्ट आईफोन इंडिया में बिकता है। सो इंडिया लग्जरी प्रोडक्ट पे स्पेंड करता है या नहीं करता है? करता है ना। बट वो बोलता है हम लोग को उतना क्वालिटी चाहिए। सो अगर हम लोग से आप 1000 रुपया मांग रहे हो तो हम लोग को 1000 रुपए का क्वालिटी दो, 500 रुपया मांग रहे हो तो 500 रुपए का क्वालिटी दो, तो ही हम लोग वो प्राइस पे करेंगे, नहीं तो पे करने वाले नहीं। तो इंडिया इज व्हाट? प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो 1000 रुपए का शर्ट इन लोग ने जब लॉन्च किया, 100 में से 2-3 लोगों ने खरीदा, बाकी लोगों ने खरीदा ही नहीं, बिकॉज क्वालिटी सेम है ना। अरे मुझे मालूम है कि इंडिया का शर्ट 10 वॉश के बाद खराब हो जाएगा, ब्रिटेन का शर्ट भी 10 वॉश के बाद खराब हो जाएगा। अच्छा, मेंस अपैरल में तो सब शर्ट एक जैसे दिखते हैं यार, कलर सेम होता है, कलर अलग होता है, बस उतना ही डिफरेंस है। सो इन लोग ने रियलाइज किया कि इंडिया में तो अपना प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही। सो दो ही ऑप्शन है, या तो हमारा प्रोडक्ट सस्ता करो 1000 से 500 पे लाओ, या तो इंडिया का प्रोडक्ट महंगा करो, या तो ब्रिटेन का प्रोडक्ट सस्ता। अब वो ब्रिटेन का सस्ता तो नहीं कर सकते बिकॉज क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगा। तो उन लोग ने क्या किया, इंडिया के प्रोडक्ट को महंगा बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी लेके आए। कौन सा ड्यूटी लेके आए? एक्साइज ड्यूटी। और बोला कि इंडिया में जो भी आदमी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पे आपको एक्साइज पे करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग पे क्या पे करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी। इतना पॉइंट समझेगा। सो इंडिया के प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए इन लोग कौन सा टैक्स लेके आए? एक्साइज ड्यूटी। पहले इन लोग को पैसा, वो याद है क्या थोड़ा बहुत? मंगल पांडे रेवोल्यूशन। मंगल पांडे का नाम तो सुना है कि नहीं? मंगल पांडे ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन चालू किया था कि तुम लोग इंडिया छोड़ के चले जाओ। तो जब उसने रेवोल्यूशन चालू किया तो ब्रिटिशर्स ने वो रेवोल्यूशन को क्रश करने में सारा पैसा खर्चा कर दिया। तो अब ब्रिटिशर्स के पास जो 1-2 साल का जो फंडिंग आता है वो तो पूरा जीरो हो गया। तो अब उन लोग को इमीडिएटली पैसा चाहिए। मजा नहीं आ रहा है। कौन सा रेवोल्यूशन की बात चल रही है? क्या रेवोल्यूशन था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था? उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन चालू किया। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में रहना है या छोड़ के जाना है? उन लोग को तो रहना है ना बट यार। तो उन लोग ने रेवोल्यूशन को क्रश करने में पूरा पैसा, मैन पावर सब यूज कर लिया। अब जब यूज कर लिया तो उन लोग का पैसा कम हो गया, तो उन लोग को इमीडिएटली पैसा चाहिए था। तो उन लोग ने इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्यों इंट्रोड्यूस किया था? वेल्थ जनरेट करना था। क्या जनरेट करना था? वेल्थ। एक्साइज ड्यूटी किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने। क्यों इंट्रोड्यूस किया? इंडिया के प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए। किसके लिए? इंडिया के प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए। 1947 में क्या हुआ बताओ? इंडिपेंडेंस हुआ। अब इंडिपेंडेंस हुआ तो ब्रिटिशर चले गए। तो इंडिया का मैन्युफैक्चरर बोलता है कि सर अपना अकेला कंट्री है जहां पे बाहर का प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और इंडिया का प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है। तो नेहरू जी बोलते हैं सर क्या करना है वो बताओ। बोलता है सर एक्साइज ड्यूटी हटा दो। क्या हटा दो? बोलता है सर एक्साइज ड्यूटी, अभी तो इंडिपेंडेंस मिला है, पैसे नहीं है, ड्यूटी हटाएंगे तो पैसे और कम हो जाएंगे, वो तो नहीं हटा सकते। बोलते सर कोई बात नहीं, तो फॉरेन के प्रोडक्ट को महंगा कर दो। बोला सर कैसे महंगा करें? बोले सर कस्टम ड्यूटी लगा दो। क्या लगा दो? कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर आता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। किस पे आता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। सो इंडिया के प्रोडक्ट को महंगा बनाने के लिए क्या लाया? एक्साइज ड्यूटी। फॉरेन के प्रोडक्ट को महंगा बनाने के लिए क्या लाया? कस्टम ड्यूटी। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या लाया? इनकम टैक्स। इतना पॉइंट समझता है? श्योर। फिर 1992 हर्षद मेहता स्कैम अभी आया था। बोलो क्या हो गया था?
स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं? किन लोग नहीं कर रहे? सब लोग कर रहे हैं, तो फिर लेक्चर क्यों सुन रहे हो? उनसे अमीर बन जाओगे नहीं? क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्ट? कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों? अरे उसी में पैसा है, या तो घर बनेगा या तो बिकेगा। करो ना, अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तेरा ग्रुप वुप होएगा कोई सजेशन देने वाला है? ओके, स्टॉक मार्केट देखना जरूरी है बेटा। एफएम चालू हो गया क्या? हाँ, तो स्टॉक मार्केट देखो, इन्वेस्ट करना है नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी। इंट्राडे तो कभी नहीं करना अनलेस तुम लोग को टेक्निकल नॉलेज कुछ है तो, बाकी थोड़ा थोड़ा देखो, बिकॉज फ्यूचर इज दैट ओनली। मतलब आप जब भी कमाओगे तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। कमा रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं? म्यूचुअल फंड्स में करो, 100 रुपया करना है तो 100 रुपया करो, बट चालू कर दो। सुन रहे हो कि नहीं यार? किधर थे बोलो, कुछ तो बोल रहा था मैं। 92 स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। अच्छा, एक इकोनॉमी बैंकरप्ट कैसे होता है? नहीं, और कुछ सिंपल बोलना, मेरे को हाईफाई नहीं आता है, एकदम बेसिक आता है, इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं आता है मुझे। पाकिस्तान बैंकरप्सी पे चल रहा है सालों से, कैसे? इन्फ्लेशन और कुछ, किसी ने तो बोला राइट, कैश फ्लो है, और कोई तो राइट बोला भी। लो क्या हो गया, उन लोग अपन ने क्या किया, लोन ले लिया। अब लोन को रिपे करने का बारी आया, तब अपने पास है नहीं पैसा। अरे बट पैसा नहीं है तो पैसा तो प्रिंट कर सकते हैं, तो फिर कर सकते, गोल्ड के अगेंस्ट कर सकते, गोल्ड तो है अपने पास। और कुछ, जब कंट्री के पास फॉरेक्स नहीं होता है ना, तो वो बैंकरप्ट होता है। क्या नहीं होता है? सो इंडिया का 1994 में ऐसा, मतलब 90s 91 92 ऐसा 3 साल यही हालत था। इंडिया की गवर्नमेंट को नेक्स्ट 14 दिन के बाद डॉलर्स में पेमेंट करना था, और जब वो 14th डे में पेमेंट आता ना, इंडिया की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। इंडिया की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट उसको बाउंस करेगी पेमेंट को। तो मुकेश अंबानी बाउंस कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंस कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट बैंकरप्ट है। क्या गवर्नमेंट? सो अर्ली 90s में गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स नहीं था, तो फॉरेक्स नहीं था तो इंडिया बैंकरप्सी पे आ गया, बराबर है। इंडिया का स्टॉक मार्केट 92 के स्कैम के बाद क्रैश हो चुका है, लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम पीक पे चल रहा है। कोई सुन रहा है क्या? अब ये सब क्राइसिस से अगर अपने को बचने का है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, बोला कि यार ये सब इंटरनल क्राइसिस है, फॉरेक्स अपना परमानेंट क्राइसिस है। वो बाकी जॉब वॉब तो अपन क्रिएट कर लेंगे, बट फॉरेक्स कहां से लाए? बोलो, फॉरेक्स कैसे लेके आए? सॉरी, एक्सपोर्ट को बढ़ा के, इंपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकते, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। बट इंडिया बेटा एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? वो जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं था, वो जमाने में तो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते थे, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या होता है, जब इंडिया में इन्फ्लेशन आता है तो उसको बैन कर देते हैं। सो अगर इंडिया में आलू महंगा हो गया तो आलू का एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? सो एग्रीकल्चर से तो फॉरेक्स नहीं आ सकता है। टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास था ही नहीं वो जमाने में कुछ, तो बोलो अभी और क्या करे। और याद होएगा तो इन्फोसिस टीसीएस सुना है कि नहीं नाम? उन लोग वो टाइम पे नए नए बॉर्न हुए थे। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स यही ला रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाले। बट वो जमाने में तो पहली बार 92 में तो उन लोग का आईपीओ आया था। कोई सुन रहा है? तो इंडिया के पास एक्सपोर्टिंग का कोई कैपेसिटी नहीं था। और बोलो, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने क्या बोला मालूम है? मनमोहन सिंह ने बोला पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स, कोलगेट मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर अलग से कंपनी है, यूनिलीवर बोला यार आप इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और माल बेचो। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब जो है पेप्सी कोक बोलता है यार इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थे, अभी अपन नंबर 1 पे आ गए। तो इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि इंडिया में अगर एक बार अपना प्रोडक्ट हिट हो गया ना, जितना यूएसए में रेवेन्यू है उससे डबल रेवेन्यू इंडिया में आ जाएगा। किसने बोला? नहीं, पेप्सी कोक वाले ने। किसने बोला? और मनमोहन सिंह यहां पे बोल रहा है कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो और आप अपना बिजनेस चालू करो। तो पेप्सी कोक बोलता है सर कोई कंडीशन है क्या? बोलता है सर एक ही कंडीशन है डॉलर्स में इन्वेस्ट करने का। किस में इन्वेस्ट करने का? प्रॉफिट भी पूरा आप लेके जाओ। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट 51% प्रॉफिट अपने पास रखता था, 49% प्राइवेट का था। बोलता है सर 100% प्रॉफिट तुम लोग लेके जाओ, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में करो। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, किसने अनाउंसमेंट किया? 94 में। तो देखना ना, अगर कोई क्रिकेट का फैन है तो 94 में जितने भी वर्ल्ड कप थे सब में पेप्सी और कोक का स्पॉन्सरशिप था 100%। मतलब पागल की तरह एड वेड किया, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है यार।
तो जैसे इसने अनाउंसमेंट किया इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चालू हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं फॉरेक्स बढ़ गया। पेप्सी वाला जब इंडिया में आएगा तो बेटा अपने साथ मशीन लेके आएगा, पेप्सी बनाने का फॉर्मूला लेके आएगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ सब लेके आएगा, बट लेबर तो इंडिया से लेगा। तो लेबर इंडिया से लेगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे चला गया वापस। अच्छा, इंडिया में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? फॉरेन कंट्रीज ना, फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है मतलब स्टॉक मार्केट 100% रिवाइव होएगा यार। ये सब एफआईआई का पैसा इंडिया में आता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता ही बढ़ता है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक ही बजट 94 में मनमोहन सिंह ने तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फॉरेक्स बढ़ गया, स्टॉक मार्केट वापस से बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे चला गया। कोई सुन रहा है क्या? तो जैसे ये बजट आया 94 में, इट इज टिल डेट ऐसा बोलते हैं इट इज बेस्ट इकोनॉमी बजट ऑफ इंडिया। कोई सुन रहा है क्या? बट प्रॉब्लम क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का पैसा चला गया। जो इन लोग को पहले कंपनी से 51% मिलता था वो अभी 0 हो गया। तो अगर प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेवेन्यू 0 हो गया तो पैसा तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो बढ़ा नहीं सकते, इंडिया में हायर रेट पे चलता है, एक्साइज ड्यूटी हायर रेट पे चलता है, कस्टम ड्यूटी तो 300% चलता है। हार्ले डेविडसन की बाइक आती है 3 लाख की, इंडिया का कस्टम अथॉरिटी उस पर ड्यूटी लगाता है 6 लाख रुपया, तो बाइक पोर्ट पे 9 लाख की हो जाती है। कोई सुन रहा है क्या? तो उसको और बढ़ाएंगे तो पागल हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। तो इसने क्या किया 94 में बोला कि सर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम लोग नया टैक्स ला रहे नोन एज सर्विस टैक्स। नोन एज क्या बोला? सर्विस टैक्स। और 3 ही सर्विसेज पे लाया बस, टेली कम्युनिकेशन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर। बेटा कौन से ईयर की बात चल रही है? 94 मतलब वो जमाने में टेलीफोन लग्जरी होता होगा या बेसिक? लग्जरी। नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बेटा इंडिया में आज भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस लग्जरी है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एसेट का इंश्योरेंस हो गया, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं उसका इंश्योरेंस हो गया। सुन रहे हो कि नहीं यार? तो ये सब इंश्योरेंस आज भी पूरे इंडिया में 5% लोगों के पास है। तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे डैड से पूछना हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? 90% तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पैसा वेस्ट होता है। कोई सुन रहा है क्या? तो आज भी इंडिया में 90% लोग, 95% लोगों के पास नहीं है। तो वो जमाने में तो वो सुपर लग्जरी, मतलब जो ऐसे होते थे ना फॉरेन में जाते थे बस उन लोग के पास होता था। और क्या बोला मैंने? स्टॉक ब्रोकर। बेटा 92 में मार्केट क्रैश हो गया पूरी तरह, सुसाइड रेट हाईएस्ट है। उसके बाद भी कोई आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो अमीर होएगा या गरीब होएगा? सुपर रिच या रिच ही होएगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, सुन रहे हो कि नहीं यार? गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये सब के लिए हम लोग ने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, और वो सिर्फ रिच और सुपर रिच क्लास पे था। तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, 1 मिनट में बिल पास हो गया। कितने मिनट में? बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ा है। टेलीफोन वाले बोलते हैं 5% तो क्या मालूम पड़ेगा, 100 का बिल 105 का हो गया। तो किसी को कुछ पता नहीं चला और एकदम इजीली सर्विस टैक्स पास हो गया। कौन सा? इतना पॉइंट समझ रहा है? तो सेंटर के अंदर क्या क्या आता है? इनकम टैक्स ब्रिटिशर्स ने लाया था पहली बार, कभी? वेल्थ जनरेट करने के लिए। फिर क्या आया? एक्साइज, वो भी ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया के प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए। फिर क्या आया? कस्टम्स, वो इंडिया ने वो भी ब्रिटिशर्स का था बट उस टाइम पे एक्टिव नहीं था, बट इंडिया ने लाया इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब रेट बढ़ाने के लिए। सर्विस टैक्स आया, गवर्नमेंट को वेल्थ चाहिए था और कोई रीजन नहीं है। सो ये आया था 1961 में, एक्चुअल में आया था 1861 में, 100 साल के बाद अपन ने चेंज किया। ये आया था 1944 में, ये आया था 1962 में, और ये आया था 1994 में। अरे यार इतना समझेगा? श्योर। तो सेंटर के पास ये सारे टैक्सेस लेवी करने के पावर, सुन रहे नहीं हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी बना था? 1950 में। डेट बोलो। 26 रिपब्लिक डे अपन उसलिए तो मनाते यार। तो बेटा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो टाइम पे सपना आया होगा कि ये देखो, ये ना बेटा इनकम टैक्स 1861 का था ब्रिटिशर्स का, वो तो अपन ने रिवाइव किया इसलिए मैंने 1961 लिखा है। एक्साइज इंडिपेंडेंस के पहले का है। कस्टम भी ब्रिटिशर्स का ही था। कोई सुन रहा है क्या? पहले कस्टम वो मालूम है, वो मौर्य राज वो सब इंडिया में होता था, उस टाइम से कस्टम है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये तीनों एंट्री थी। अरे बट सर्विस टैक्स तो नया आया था ना यार। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री है तो बात बराबर है, बट हर एक एंट्री तो नहीं होएगा, तो फिर सर्विस टैक्स कैसे लाए? मैंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री है तो टैक्स आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 एंट्री पहले से ही है बिकॉज इंडिपेंडेंस के पहले है। बट अगर कोई चीज 1950 के बाद आ रही है तो फिर क्या करें?
नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है क्या? बोलो, पढ़ा है ना थोड़ा बहुत तो बचपन में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बट फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं होने चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू वो जो भी है तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इक्वालिटी, और क्या बचा? राइट टू मैरिज भी है उसमें एक फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। कोई सुन रहा है क्या? वो सब अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? फिर है ना 2002 में स्टेट को मालूम पड़ा यार अपने पास भी पावर है टैक्स लेवी करने का। मतलब पहले उन लोग के पास पावर था बट कोई ज्यादा यूज नहीं करते थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? एक कमिटी बनाई नोन एज केलकर टास्क फोर्स। क्या बनाई? और उन लोग ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया में केलकर टास्क फोर्स के थ्रू बहुत सारे रिफॉर्म लाए। टैक्स रिफॉर्म मेजॉरिटी इन लोग की वजह से। किसकी वजह से? केलकर टास्क फोर्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म 94 का किसकी वजह से था? मनमोहन सिंह की वजह से। और ये 98-99 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने केलकर अपॉइंट किया उसकी वजह से बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म आए। तो इन लोग ने ना एक नया कॉन्सेप्ट लाया वैट करके। क्या लाया? तो वैट वॉज ऑन सेल ऑफ गुड्स। क्या लाया? वैट वॉज ऑन। तो इसका दो नाम है, सेल्स टैक्स बोलो, वैट बोलो, जो भी बोलना है। बट है ना इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि यार हम लोग के पास भी टैक्स लेवी करने का बहुत सारा पावर है। कोई सुन रहा है क्या? तो इन लोग ने देखा कि अपने स्टेट में कौन सा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है बट उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इन लोग ने देखा कि मूवी थिएटर बहुत बढ़ रहे हैं बट मूवी पे कोई टैक्स नहीं है। तो इन लोग ने लगा दिया एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या लगा दिया? रिपीट करोगे क्या? पहले कौन सा टैक्स इन लोग को था बेन? सेल्स टैक्स। फिर क्या लगाया? एंटरटेनमेंट टैक्स। फिर इन लोग ने बोला कि यार 5 स्टार होटल्स बहुत बढ़ रहे हैं। पहले एक ही था ताज वाला, फिर बोला यार बहुत सारे 5 स्टार होटल्स बढ़ रहे हैं तो इन लोगों ने लगा दिया लग्जरी टैक्स। क्या लगा दिया? लग्जरी टैक्स। फिर बोलते हैं कि तुम अगर रोड पे जा रहे हो तो तुम लोग को रोड अच्छे चाहिए नहीं चाहिए? तो लोगों ने बोला अच्छे चाहिए। बोला तो फिर टोल भरना पड़ेगा। मिले नहीं बट भरना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? टोल टैक्स। कौन सा टैक्स? टोल टैक्स। बोला कि ट्रक वाला अगर रोड पे जा रहा है तो ट्रक वाले को भरना पड़ेगा ऑक्ट्रॉय। क्या भरना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय। फिर अगर आप गुजरात से ट्रक लेके आ रहे हो तो आपको भरना पड़ेगा एंट्री टैक्स। क्या भरना पड़ेगा? सो पहले वैट आया, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, ये मूवीज और इमेजी का ये सब पे आ गया। फिर लग्जरी टैक्स 5 स्टार होटल्स पे आ गया। फिर टोल टैक्स रोड पे पैसेंजर के लिए, ऑक्ट्रॉय रोड पे गुड्स के लिए, और एंट्री टैक्स बाहर के स्टेट से आया तो गुड्स के ऊपर है। कोई सुन रहा है क्या? फिर इसके बाद टैक्स ऑन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। क्या टैक्स ऑन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। ऐसे इन लोग ने करके दुनिया भर के टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिए। कोई सुन रहा है क्या? ओके, आंसर बोलोगे प्लीज। 3 ऐसे प्रोडक्ट बताओ जिसके ऊपर अनलिमिटेड टैक्स आता है। अनलिमिटेड का मतलब सुनो पहले तो। एक है ना गवर्नमेंट के पास रेंज होती है, जैसे कि आज के डेट में रेंज है 28%। कितना? 28%। कोई भी प्रोडक्ट पे 28% से ज्यादा इन लोग ड्यूटी नहीं चार्ज कर सकता है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा गुड्स बताओ जिसपे इन लोग 100, 200, 300, 400 कुछ भी ले सकता है। बोलो ऐसे प्रोडक्ट बताओ जिसके ऊपर 100% ड्यूटी भी ले लेगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा इंडिया में। लग्जरी पे बेटा 28 हो सकता है मैक्स। आप सोचो लग्जरी मतलब क्या? से बैग आप ले रहे हो 20,000 के ऊपर का तो लग्जरी हो गया। बट आपको मालूम पड़ा कि 25,000 के बैग पे 25,000 का ड्यूटी है तो पागल की तरह लोग तोड़ देंगे गवर्नमेंट को। बोलो एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या बोला? उसके ऊपर अनलिमिटेड टैक्स आता है बिकॉज एल्कोहल इंडिया में तो सीन गुड्स है तो उसके ऊपर तो कितना भी लगा दो। टबैको सब्सटीट्यूट्स, टबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये सब हो गया बराबर। और सॉरी क्या? नहीं लीगल है या इलीगल है? बोलो लीगल चीज जिस पे अनलिमिटेड टैक्स आ सकता है। एक ही बचा है बस, टबैको राइट है, एल्कोहल राइट है। और सोचो ना, थोड़ा स्ट्रेस डालो दिमाग पे। रोज अपन जाते आते उसमें यूज होता है पेट्रोल। किस पे बोला? पेट्रोल डीजल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसमें 100 इंडियन, ये एग्जांपल रियल है, 1-2 रुपए इधर उधर होएगा। इंडियन ऑयल वाला बोलता है 35 रुपए का पेट्रोल हम लोग बेचते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है 35 रुपए का एक्साइज ड्यूटी है। मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना यार तो 70 रुपए का हो गया। स्टेट गवर्नमेंट बोलता है 35 रुपए का वैट है, आप बेचने वाले हो ना तो 105 रुपए का अपने को पेट्रोल मिलता है। जो पेट्रोल पंप पे 105 का पेट्रोल है उसमें 200% टैक्स है। 100% किसका?
सेंटर का और 100% किसका, स्टेट का। तो सुन रहा है क्या? सो 3 प्रोडक्ट है जिसपे अनलिमिटेड टैक्स आता है। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेटा ह्यूमन कंजम्पशन मतलब घर पे जो शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश होता है उसमें भी एल्कोहल होता है। सुन रहे हो कि नहीं यार? डॉक्टर के कफ सिरप में भी एल्कोहल होता है, सैनिटाइजर में भी एल्कोहल होता है, बट उसकी बात नहीं चल रही है। जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है जो उनकी दुकान पे मिलता है उस पे अनलिमिटेड टैक्स है। टबैको सब्सटीट्यूट्स पे अनलिमिटेड टैक्स है और पेट्रोल पे अनलिमिटेड टैक्स है। कोई सुन रहा है क्या? अब ये तीनों के तीनों टैक्स सपोज सेंटर के पास है तो स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तीनों स्टेट के पास है तो सेंटर का, तो इन लोग ने पहले से म्यूचुअली डिसाइड करके रखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, यहां पे अलग से लिख देता हूं, एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडिंग टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट। क्या इंक्लूडिंग टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट, मतलब जो टबैको होगा उस पर भी एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। को सुन रहा है क्या? बट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जो एक्साइज या वैट जो भी होएगा वो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज बोलना, गुजरात में अल्कोहल एक एग्जांपल के लिए कितने रुपए की मिलती है? बोलो। बैंड है तो किसने डिसाइड किया? स्टेट ने। महाराष्ट्र में बट अल्कोहल अलाउड है, गोवा में अलाउड है। महाराष्ट्र 100 रुपए का बेचता है तो गोवा 50-60 रुपए का बेचता है। तो अल्कोहल अलाउ करना है या बैन करना है स्टेट डिसाइड करेगा। अल्कोहल अगर अलाउड है तो 100% ड्यूटी लेना है, 40 लेना है, वो भी स्टेट डिसाइड करेगा। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू अल्कोहल इज गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। एवरीथिंग रिलेटेड टू अल्कोहल इज गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर किसके पास है? स्टेट। पूरा एक्साइज वैट सब स्टेट के पास है। टबैको पे किसके पास है? सेंटर का। और पेट्रोल मैंने बोला दोनों जन लेते हैं, ये एक्साइज ड्यूटी लेता है और वो क्या लेता है? वैट लेता है। पेट्रोल पे दोनों जन लेते हैं। इतना पॉइंट समझाएगा? लिखो पहले इतना। क्या लिखा लास्ट? ये लिखा, ये वाला ये लिखा, ये लिखो। रेड पेन से हेडिंग दो, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड लिखा। देन कॉपी दिस, जो मैंने सर्कल में डाला या जो हाईलाइट किया रेड पेन से लिखना। डन। सीबीडीटी का फुल फॉर्म लिखो, याद नहीं रहेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
and CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs. Central Board of Indirect Tax and Customs लिखा है. फिर ये कॉपी करो. पॉइंट नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेन. रेड पेन यूज करना. कोई ऊपर कॉपी करा था. कोई ऊपर कॉपी करा था तो प्लीज बोलना. लिस्ट वन नॉर्मल वन, न्यूमेरिकल वन और टू.
लगता है एक्साइज ड्यूटी लगेगा, मतलब अभी प्रेजेंटली जीएसटी लगेगा बट पहले एक्साइज ड्यूटी लगता है। अगर लीगल ड्रग्स है तो जीएसटी एक्साइज एज एप्लीकेबल, जैसा पहले था वैसा एप्लीकेबल। कॉपी किया, कॉपी किया। लास्ट में लिखा है एक्साइज रिटर्न एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा यहाँ पे लिखा है टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट। फुल फॉर्म पूछ के लिखना, मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिखा है, ओके। आंसर बोलोगे। 2002 में इन लोगों ने कमिटी बनाई, केलकर टास्क फोर्स। क्या बनाई? ऑनेस्टली तो 1998 में बनाई थी, बट 2002 में उन लोगों ने केलकर टास्क फोर्स ने एक चीज बोलता है कि सर आप ये सोचो, मारुति करके एक कंपनी है इंडिया में, वो कार बनाने के लिए मशीन और पार्ट्स इंपोर्ट करती है। तो पहले उस बंदे को, मारुति कंपनी को, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है। अरे बराबर है। तो कस्टम ड्यूटी भरेगा, उसके ऊपर प्रोसीजर करेगा, टैक्स भरो, रिटर्न्स फाइल करो, मगजमारी, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करेगा। तो जब कार मैन्युफैक्चर करेगा तो एक्साइज ड्यूटी भरेगा, उसके ऊपर अगेन रजिस्ट्रेशन लो, रिटर्न लो, टैक्स पेमेंट करो, सब अलग। फिर बाद में जब कार बेचेगा तो वो वैट पे करेगा, अगेन वैट पे करेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लो, रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो। फिर मारुति इज फेमस फॉर इट सर्विस सेंटर्स। तो जब सर्विस सेंटर्स चालू करेगा तो क्या आएगा? वापस से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न एंड सो ऑन। तो हम लोग वो टीडीएस की बात ही नहीं करें इनकम टैक्स में, ये टोल टैक्स छोड़ दो, ऑक्ट्रॉय छोड़ दो, ये सब छोड़ भी दिया तो भी एक अकेला कंपनी 4 टैक्स भर रहा है। कौन सा? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर। तो सर आप सोचो ना यार, एक बिजनेसमैन, अगर आज मेरे को इंडिया में बिजनेस चालू करना है तो सर मेरे को है ना बिजनेस चालू कौन से प्रोडक्ट में करना है उसका तो दिमाग लगाना ही है। फिर मेरी मार्केटिंग की टीम, मैन्युफैक्चरिंग की टीम, वो सब तो मेरे को लगाना ही है, और वो तो मेरे लिए एडवांटेज है। मतलब मैं सोचूंगा यार इन लोग को सैलरी देता हूं बिकॉज मेरा सेल्स बढ़ाएंगे। बट इंडिया में टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जितना पैसा मैं सेल्स वाले को दे रहा हूं उतना ही पैसा मेरे को टैक्स के लिए भी रखना पड़ेगा। टैक्स के लिए मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। अरे यार किसके लिए? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मतलब एक आदमी मेरे को रखना, अगर मैंने एक आदमी सेल्स के लिए रखा है तो एक आदमी मेरे को टैक्स के लिए भी रखना पड़ेगा। सेल्स वाले को अगर मैं 5 लाख दे रहा हूं तो टैक्स वाले को भी 5 लाख देना ही पड़ेगा। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? और अगर सेल्स वाले को मैं 5 लाख दे रहा हूं तो मेरे को चुप नहीं रहा है बिकॉज वो 50 लाख का सेल लाके देगा। बट इधर अगर मैं 5 लाख रुपया दूं तो मेरा सेल्स तो कुछ नहीं आने वाला है। सो केलकर बोलता है कि सर इंडिया में टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैन्युफैक्चरर अलग टैक्स भर रहा है, होलसेलर अलग भर रहा है, रिटेलर अलग भर रहा है। कोई सुन रहा है क्या? प्लस मल्टीपल टैक्स आता है वो अलग से। तो सर हम लोग सिंगापुर में गए थे, एक कॉन्फ्रेंस था सिंगापुर में। हम लोग जब होटल में रुके, उसने बिल बना के दिया, जो बिल बना के दिया उसके ऊपर उन लोगों ने टैक्स लगाया 8% एनजीएसटी। तो हम लोग को लगा कि होटल वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जैसे इंडिया में सर्विस टैक्स होता है वैसे इधर भी सर्विस टैक्स होएगा 8%। फिर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाया, रेस्टोरेंट वाले ने बिल बना के दिया, वो बिल पे भी 8% एनजीएसटी था। तो हम लोग को लगा रेस्टोरेंट वाले भी सर्विस ही दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स होएगा 8%। फिर हम लोग लैपटॉप खरीदने के लिए गए, जब लैपटॉप का प्राइस देखा उसके ऊपर लिखा हुआ था एनजीएसटी 8%। तो फिर हम लोग को लगा तो हम लोग को सर्विस टैक्स लग रहा था। तो फिर हम लोग ने पूछा, बोला सर एनजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? वो बोलता है नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोला? नेशनल गुड्स एंड सर्विस। वो बोलता है कि सर गुड्स पे भी जीएसटी लगता है और सर्विस पे भी जीएसटी लगता है। अपने यहाँ पे क्या है, गुड्स पे एक्साइज कस्टम वैट लगता है, सर्विस टैक्स पे क्या लगता है, सर्विसेज पे क्या लगता है, सर्विस टैक्स। बोलते हैं सर इधर सिंपल है, गुड्स बेचो या सर्विस लो, एक ही टैक्स है। कौन सा? एनजीएसटी। कौन सा? एनजीएसटी। पहली बात तो ये। फिर हम लोग का क्यूरियोसिटी बढ़ गया तो हम लोग है ना लग्जरी के लिए गए, ज्वेलर्स के पास गए, कार वाले के पास गए, उसने भी बोला एनजीएसटी 8% लगेगा। तो फिर हम लोग को लगा वहां पे बेसिक पे भी 8% टैक्स है, लग्जरी पे भी 8% टैक्स है। किस पे? प्लस लग्जरी पे भी। फिर हम लोग को लगा कि ये सारे रिटेलर है, फाइनल कंज्यूमर से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो क्या होएगा? तो मैं कार मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैंने बोला तेरे से कार खरीदूं तो वो बोलता है एनजीएसटी 8%।
वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर के पास गया, बोला NGST 8%। तो केलकर बोलता है सर सिंगापुर में अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है, वेदर में बेसिक प्रोडक्ट बेचूं या लग्जरी, वेदर में मैन्युफैक्चरर हूं या होलसेलर, वेदर में गुड्स दूं या सर्विस दूं, एक ही टैक्स आएगा, कौन सा? फुल फॉर्म कौन सा? 8%। अरे बराबर है। तो हम लोग प्रपोज कर रहे, 2004 में इसने बोला, कौन से ईयर में बोला? कि हम लोग प्रपोज कर रहे कि इंडिया में भी सारे टैक्स डिलीट करो और एक ही टैक्स लेके आओ, नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट 15%। कौन सा टैक्स लाने की बात चल रही है? मजा नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, कौन सा टैक्स लाने की बात चल रही है? नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन से रेट पे? 15%। और ये सारे के सारे टैक्स डिलीट कर दो, इंडिया बहुत फ्री हो जाएगा। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? वो आया नहीं आया, क्या आया, वो आगे बढ़ेंगे अपन। बट इसके सजेशन के बाद इंडिया में थोड़े टैक्सेस डिलीट हो गए। और कौन से टैक्स डिलीट हो गए? एक्साइज डिलीट हो गया, सर्विस टैक्स डिलीट हो गया। कोई सुन रहा है? एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्स डिलीट हो गए। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स डिलीट हो गया। कोई सुन रहा है क्या? तो अभी क्या क्या बचा है? अभी बचा है कस्टम, क्या बचा है? और क्या बचा है? टोल टैक्स। और क्या बचा है? एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 3 टैक्स अभी तक बचे हुए। कौन से? एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर। बाकी सबके बदले क्या आ गया? GST। बाकी सबके बदले क्या आ गया? GST। छोटा छोटा क्रॉस करना, बस ये जो मैंने क्रॉस किया वो क्रॉस करो। एक्साइज ड्यूटी एल्कोहल के बाजू में टिक करो, वो अभी भी है। एल्कोहल के बाजू में टिक करना। कोई कॉपी कर रहा है? बराबर है। कौन सा टैक्स आया बेटा ये सब डिलीट करके? GST। तो अपने को प्रेजेंट टैक्स सिस्टम समझा है, क्या क्या एप्लीकेबल है? इनकम टैक्स अभी भी है, कस्टम अभी भी है, टोल टैक्स अभी भी है, GST अभी भी है, अभी नया आया, और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इतना पॉइंट समझेगा। लास्ट टाइम इनकम टैक्स इंडिया में कभी आया था? इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961। आई थिंक अपना एग्जाम कभी है? मे। हाउ मेनी फॉर? एक भी, कोई भी सितंबर का है? हाँ, बाकी सारे मई वाले, बराबर है। तो मई और सितंबर में आपका सेम ईयर चलता है। असेसमेंट ईयर विल रिमेन सेम, प्रीवियस ईयर विल रिमेन सेम, आपका फाइनेंस एक्ट विल रिमेन सेम। कोई सुन रहा है क्या? सिर्फ GST में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मतलब समझो ना, 10 चीज बदलती है ऊपर नीचे। तो इसके लिए GST लेट चालू करेंगे, बिकॉज आप लोगों का अमेंडमेंट मैक्सिमम कवर हो जाएगा। सो वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विथ इनकम टैक्स 50 मार्क का है, एंड अपना डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क है, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क है। सुन रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों पार्ट स्कोरिंग है। सुन रहे हो? मतलब नॉर्मली क्या होता है, और कौन से मर्ज सब्जेक्ट है बताओ? तो उसमें SM ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। तो सुन रहा है क्या? बट इसमें क्या है, दोनों के दोनों बोनस है। सो डायरेक्ट टैक्स भी स्कोरिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स भी स्कोरिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों पेपर सिंपल आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है एक थोड़ा हैवी आता है, एक थोड़ा लाइट आता है, बट वो बैलेंस आउट हो जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या चालू करा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एकदम ईजी है। 80% पेपर विल बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 20% विल बी थियोरेटिकल। इनडायरेक्ट टैक्स में 50% प्रैक्टिकल, 50% थियरी है। इधर 80% इज प्रैक्टिकल। तो पढ़ने में मजा आना चाहिए और पेपर में भी बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। 50 में से 35 आना चाहिए, उधर 50 में से 35 तो आराम से आ जाएगा, 70 आना चाहिए। तो सुन रहा है कि नहीं? बराबर है। क्या पढ़ क्या रहे? इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बेसिक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। अपने को टैक्स पढ़ने से पहले फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्या होता है वो पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो पता होना चाहिए,
पर्सन क्या होता है वो पता होना चाहिए, असेसी क्या होता है वो पता होना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? कोई भी आफ्टरनून फाउंडेशन रूट से आया कोई भी, सो बेटा तुम लोग को नहीं पता होएगा तो प्लीज रिप्लाई करना। मैं स्लो स्पीड में जाऊंगा, बट थोड़े ग्रेजुएट वाले को थोड़ा पता होएगा तो प्लीज ग्रेजुएट वाले शो ऑफ नहीं करना क्या आता है हम लोग को। तो सुन रहे हो कि नहीं यार? फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता होएगा सबको। बोलो, अकाउंट्स में ईयर स्टार्ट कभी होता है और खत्म कभी होता है? 31 मार्च। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? सो ना पहले ना फाइनेंशियल ईयर अभी भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है, सबका अलग अलग था। जैसे मैं हिंदू तो मैं दिवाली से दिवाली एक साल मनाता हूँ। कोई सुन रहा है क्या? फिर मेरा एक दोस्त है वो पंजाबी है, वो बैसाखी से बैसाखी मनाता है, बराबर है। कोई है ईद से ईद मनाता है। कोई सुन रहा है क्या? तो सबका इंडिविजुअल ईयर अलग अलग है। अरे सुन रहे हो? फिर कोई पोंगल से पोंगल मनाता है, तो सबका अलग अलग है। तो पहले ऐसा ही था, सबके लिए था, कंपनी भी ऐसा ही करती थी, इंडिविजुअल भी ऐसा ही करता था, फर्म भी ऐसा ही करता था। सो गवर्नमेंट, ये जो फॉरेनर्स है ना, वो जब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बोलते हैं सर क्या मगजमारी इंडिया में यार। एक आदमी बोलता है अक्टूबर से सितंबर का मेरा फाइनेंशियल ईयर है, एक बोलता है दिसंबर से लेके नवंबर है, फिर क्रिश्चियन लोग जैन से दिसंबर लेते हैं वो कैलेंडर ईयर। कोई सुन रहा है क्या? कोई जुलाई से जून लेता है। तो सबका अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है। हम लोग को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने का है, तो यार ये मगजमारी, ये समझता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। कोई सुन रहा है क्या? सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुमको पर्सनल रिकॉर्ड्स जैसे मेंटेन करने का है मेंटेन करो, तुम्हारी मर्जी, बट जहां पे लीगल चीज आ जाती है वहां पे हम लोग को सब चीज फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चाहिए। किसके हिसाब से? तो तुम लोग कोई भी हो यार, क्या बोला? तुम लोग कोई भी हो, तुम लोग का कास्ट कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। फाइनेंशियल अकाउंट जो मेंटेन होएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का होएगा। क्या होएगा? अप्रैल से लेके। अच्छा, इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ऑपरेशन है इवन टुडे। कोई सुन रहा है क्या? तो एग्रीकल्चर साइकिल जो होता है ना वो भी ऐसे ही होता है, मार्च में एक साइकिल खत्म होती है और मार्च से नया साइकिल चालू होता है। कोई सुन रहा है? तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपने एग्रीकल्चर साइकिल से भी मर्ज हो जाता है। कोई सुन रहा है क्या? तो इसके लिए इन लोग ने नया कॉन्सेप्ट निकाला फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी होता है? मजा नहीं आ रहा है, कभी होता है? और एंड कभी होता है? 31 मार्च। बेटा अपना एग्जाम का अटेम्प्ट बोलो, मई जो भी है, मई ईयर बोलो, ईयर 25, सितंबर 25। सो तुम लोग का ईयर जो एप्लीकेबल है वो 24-25 एप्लीकेबल है। सो अप्रैल 24 से ईयर चालू होएगा और मार्च 25 पे खत्म होएगा। कोई सुन रहा है क्या? ईयर विल रिमेन सेम पूरे इनकम टैक्स में। कोई सुन रहा है? कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। रिपीट नहीं करे यार, फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर इज फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन 31st ऑफ मार्च। अब मेरे को सोच के आराम से आंसर बोलो बेटा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैंने पूरा साल पैसा कमाया, कौन से डेट तक? अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि अगर मैंने ये फाइनेंशियल ईयर में पूरा पैसा कमाया है तो लास्ट डे पे मतलब 31 मार्च को पूरा हिसाब किताब एक दिन पे बना के टैक्स वैक्स भर दूंगा, या मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए टैक्स भरने के लिए? कैलकुलेशन करूंगा, टैक्स निकालूंगा, थोड़ा टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज अगर तूने ये साल में इनकम अर्न किया है, बराबर है, तो आराम से तू जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर कौन सा होएगा बेटा? 25-26। आराम से अगले साल में टैक्स पे करना, आराम से अगले साल में क्या पे करना? टैक्स पे करना। सो इनकम कौन से ईयर में? 24-25। बट टैक्स कभी भरोगे? 25-26। बेटा गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स भरने के कंप्यूटेशन करोगे, या मेरे को क्लास से इतना पैसा मिला, सुन रहे हो कि नहीं यार? और उसमें से इतना खर्चा हो गया, तो ये सब जो कंप्यूटेशन होता है उसको इनकम टैक्स में बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट का मतलब कंप्यूटेशन करना। मैं अपना चेक कर रहा हूं डिविडेंड कितना कमाया, इंटरेस्ट कितना कमाया, कैपिटल गेन कितना हुआ। कोई सुन रहा है क्या? बेटा गवर्नमेंट को कौन से ईयर से मतलब है? 20, अपने एग्जाम्पल में गवर्नमेंट को 24-25 से मतलब है या 25-26 से? गवर्नमेंट को पैसा तो 25-26 में मिल रहा है। गवर्नमेंट इसको बोलता है असेसमेंट ईयर। क्या बोलता है? असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच टैक्स इज पेड। क्या? असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच टैक्स इज पेड। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कभी होएगा? 1st अप्रैल और एंड कभी होएगा? 31 मार्च। असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। रिपीट करोगे? असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर ऑन इन विच टैक्स इज पेड। असेसमेंट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम
1st April एंड विल एंड ऑन 31st March। कितने महीने के लिए होता है? 12 months। कितना पॉइंट समझेगा बेटा? टैक्स कौन से ईयर में भरा? इनकम 25 में कमाया या इनकम 24 में कमाया? तो गवर्नमेंट जो है बेटा, गवर्नमेंट, उन लोग को तो 25 से मतलब है ना यार। तो उन लोग बोलता है कि हम लोग के लिए 25-26 करंट ईयर है। हम लोग के लिए कौन सा करंट ईयर है? 25। तो तुमने जो पैसा कमाया वो इसके पहले वाले साल में कमाया था, एंड दैट इज वाई दिस इज नोन एज प्रीवियस ईयर। दैट इज वाई दिस इज नोन एज क्या बोला? प्रीवियस ईयर। अपने लिए प्रीवियस ईयर एक्चुअली करंट ईयर है। अपन जो अकाउंट्स में, तुम लोग अकाउंट चालू हो गया क्या? तो अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, P&L अकाउंट एज ऑन 31st March। तो वो जो है अकाउंट्स में अपने लिए करंट ईयर है, बट उसी करंट ईयर को टैक्स में क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच टैक्स इज पेड। अरे यार समझेगा क्या? क्यों प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, करंट ईयर क्यों नहीं बोलते? बिकॉज गवर्नमेंट जो ईयर में टैक्स मिलता है उसको करंट ईयर में बोलता है। तो अपन ने पैसा पहले कमाया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस। इतना पॉइंट समझाएगा? आंसर बोल दोगे प्लीज यहाँ पे? बेटा मेरा सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कभी होएगा? 1st April। और एंड कभी होएगा? तो मैंने 12 महीने के लिए पैसा कमाया। आंसर बोलोगे? बेटा अज्यूम करो मैंने जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया, पहली बार जॉब लगा मेरा 1 अगस्त को। तो अब मैं प्रीवियस ईयर क्या बोलूं? अप्रैल से तो पैसा ही नहीं था, तो मैं अगस्त से काउंटिंग चालू करूंगा। तो ये वाले अगस्त से लेके नेक्स्ट जुलाई तक 12 महीना लूं, या अगस्त से मार्च? मार्च में तो ईयर क्लोज होने वाला है ना। सो अब अगस्त से मार्च मतलब कितना मंथ्स हुआ? गिनने मत बैठो। 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स? लेस देन 12 मंथ्स। अच्छा, मेरा अगर 1 अप्रैल से नौकरी रहता तो 12 मंथ्स। अगस्त से ज्वाइन हुआ तो मैं तो इनकम तो अगस्त से कमाऊंगा ना यार। सो मैं बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर कैन बी फॉर 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। क्या इट कैन बी फॉर और लेस देन 12 मंथ्स। अगर नया सोर्स ऑफ इनकम है तो लेस देन 12 मंथ्स, रेगुलर इनकम है तो 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर हमेशा अप्रैल में चालू होएगा बिकॉज प्रीवियस ईयर खत्म मार्च में होने वाला है। तो दिस विल ऑलवेज बी फॉर 12 मंथ्स। दिस विल ऑलवेज बी फॉर 12 मंथ्स। रिपीट करोगे? फाइनेंशियल ईयर इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Previous year is a year in which income is earned. Assessment year is a year in which previous year will be for a period of 12 months or less than. Less than कभी होएगा? जब आपका इनकम नया इनकम स्टार्ट हो रहा है तो बराबर है। असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी फॉर 12। इतना डिफरेंस समझेगा? श्योर। अब मेरे को ना पहली बार इनकम टैक्स एक्ट बन रहा है, फर्स्ट टाइम। सो गवर्नमेंट बोलता है कौन टैक्स भरेगा और नहीं भरेगा उससे मतलब नहीं है, हम लोग किस किस से टैक्स ले सकते हैं वो बताओ। हु विल पे टैक्स या हु कैन पे टैक्स? हु कैन पे टैक्स। क्या बोला? हु कैन पे टैक्स। मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं टैक्स भरूंगा। सपोज तुम लोग का इनकम नहीं है तो तुम लोग नहीं भरोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कौन भरेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट बोलता है किस से हम लोग टैक्स ले सकता है। बोलो किस किस से गवर्नमेंट टैक्स ले सकता है? एनिमल बर्ड से ले सकता है क्या? नहीं। तो किस से ले सकता है? पर्सन मतलब इंडिविजुअल। अरे यार इंडिविजुअल टैक्स भर सकता है नहीं भर सकता है? भर सकता है ना। इंडिविजुअल पैसा कमाएगा तो भरेगा, नहीं कमाएगा तो नहीं भरेगा, बट गवर्नमेंट चार्ज तो कर ही सकता है। और बोलो सॉरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अरे बराबर है, पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट होएगा तो भरेगा, नहीं होएगा तो नहीं भरेगा। और एलएलपी इसी में आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। हाँ और कुछ पहले और बेसिक बोलो मेरे को। 4 कंपनीज, बेसिक तो बोलो पहले। बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट। और एक बाकी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रिपीट नहीं करे यार, क्या क्या बोला है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार इंडिया में कौन कौन टैक्स भर सकता है। इंडिविजुअल भर सकता है, एचयूएफ भर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भर सकता है, और क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट भर सकता है। अगर कंपनी को लॉस है तो टैक्स भरेगा क्या? नहीं। प्रॉफिट है तो
तो यहाँ पे वो बात नहीं है कौन भरने वाला है, यहाँ पे ये बात है किससे हम लोग टैक्स ले सकता है। तो पर्सन का मतलब है ऐसे लोग जिससे हम लोग टैक्स ले सकते हैं, हु विल पे टैक्स या हु कैन पे टैक्स। अब इंडिविजुअल कमा रहा है तो टैक्स भरेगा, नहीं कमा रहा है तो नहीं भरेगा। प्रॉफिट है कंपनी को तो टैक्स भरेगी, नहीं है तो नहीं भरेगी। सुन रहे हो कि नहीं यार? सो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या क्या बोला? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट। तो सुन रहा है क्या? आंसर बोलोगे प्लीज बेटा यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? ना बट क्यों करते हैं पार्टनरशिप फर्म? नहीं, रीजन मतलब क्यों आप आज मैं और आप पार्टनरशिप फर्म चालू करें तो क्यों करेंगे? रीजन प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर सपोज एक क्लास में 2 पार्टनर है तो बेटा उन लोगों ने क्लास क्या सोच के चालू किया था? प्रॉफिट ना। अरे सब बिजनेस का प्रॉफिट इंटेंशन होता है। सो अगर आज कोई भी 2 जन मिलके प्रॉफिट इंटेंशन से अगर चालू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। इतना पॉइंट समझता है? अच्छा, तुम लोग जो घर पे रहते हैं उसका मेंटेनेंस भरते होंगे, तो बेटा मेंटेनेंस जब अपन भरते हैं किसको भरते हैं? सोसाइटी को। तो एक अपने पास है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या नाम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके सारे अपन मेंबर्स है। अरे बराबर है। सो मैं आप सब लोग अपन एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अपन सारे मेंबर हैं। अपन ये सोसाइटी को मेंटेनेंस भरते हैं 10-10 हजार रुपए का। सपोज सब लोग मेंटेनेंस भर रहे हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जब सोसाइटी को ये 30,000 रुपए का मेंटेनेंस मिलेगा तो सोसाइटी ये 30,000 का करेगा क्या? किस पे? वॉचमैन लाके देगा, लिफ्टमैन लाके देगा, सफाई वाला जो बिल्डिंग में वो लाके देगा। कोई सुन रहा है क्या? बिल्डिंग में कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा। गार्डन है तो गार्डन को मेंटेन करने का। कोई सुन रहा है क्या? तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो 30 रुपया है उसमें से सपोज 20 रुपया खर्चा हो गया सोसाइटी के मेंटेनेंस में। किसमें? सोसाइटी के। अब कितना रुपया बचा? 10 रुपीज जो बचा वो सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कमिटी मेंबर सैलरी ले लेंगे या उन लोग कोई सैलरी नहीं लेते? लेते या नहीं लेते? सैलरी लेते तो सब मर जाते सैलरी के लिए, काम करने के लिए। कोई नहीं लेता है। अच्छा, तो ये 10 रुपया जो बचा उसका क्या करें? मेंबर में वापस से डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट हो गया ले लो डिविडेंड। क्या होता है? सोसाइटी में जमा रहता है। तो इन लोग क्या होता है, सोसाइटी के फंड में 10 रुपए जमा रहेगा। फिर ऐसे करके सपोज 3 साल में 30 रुपए जमा हो गया। अब सोसाइटी में कोई फंक्शन रखने का है, कोई सुन रहा है क्या? एनुअल मीटिंग होता है, उसमें नाश्ता वास्ता लाने का है, कोई क्रैक आ गया तो उसको रिपेयर करने का है, तो इसी से रिपेयर होएगा ना यार। तो बेटा ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्यों फॉर्म किया था? प्रॉफिट इंटेंशन था या मेंबर्स का वेलफेयर? कि भाई सब मेंबर्स को पानी बराबर से मिले, वो सफाई बराबर से रहे। कोई सुन रहा है क्या? और जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में डिवाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। तो ऐसे बॉडी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अरे सुन रहे हो क्या? मैंने और मिस्टर ए ने, बराबर है। कौन कौन पढ़ाया तुम लोगों को अभी तक? सपोज मैंने या सपोज शर्मा सर ने और पटेल सर ने मिलकर क्लास चालू किया और बोला कि अपने को क्लास चलाने का है प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म। क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म। अब फिर इन लोग ने डिसाइड किया कि यार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर से आते हैं, कोई ऑफिस जाता है, तो इन लोग के पास पढ़ने का प्रॉपर जगह नहीं है। तो इन लोग ने क्या बोला, अपन लाइब्रेरी चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में ना शर्मा सर बोलते हैं मैं 1 रुपए का कैपिटल नहीं डालूंगा। पटेल सर बोलते हैं मैं भी 1 रुपए का कैपिटल नहीं डालूंगा। कोई सुन रहा है क्या? शर्मा सर ने बोला कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए बिकॉज मैं भी नोट्स वोट्स बनाता हूँ। पटेल सर बोलते हैं मुझे भी लाइब्रेरी चाहिए, मैं भी नोट्स वोट्स बनाता हूँ। कोई सुन रहा है क्या? तो पटेल सर और शर्मा सर मिल गए। उन लोग ने बोला मैं 1000 रुपया 1 महीने का भरूंगा। पटेल सर आप 1000 रुपया 1 महीने का भरना। कैपिटल डाला या नहीं डाला? नहीं डाला। कैपिटल मतलब बेंच वेंच खरीदने, उन लोगों ने कुछ कैपिटल नहीं डाला। स्टूडेंट लोगों को बोला कि 100 बच्चों की लाइब्रेरी अपन बना रहे, तो अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए तो 1000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। कितना? तो 98 स्टूडेंट लोग ने 1000 रुपया पर मंथ दे दिया। तो 1 महीने में कितना कलेक्शन हुआ? 100 बच्चों से 1000 रुपए के हिसाब से 1 लाख। तो ये 1 लाख से अपन ने चेयर लेके आया। कोई सुन रहा है क्या? ऐसे बेंच लेके आया, चेयर लेके आया और लाइब्रेरी चालू हो गया। नेक्स्ट मंथ वापस से 1000 रुपया आया तो और 1 लाख आया। कोई सुन रहा है क्या? पूरे साल में टोटल 12 लाख आया। तो पहले मंथ में चेयर लाया, बेंच लाया। कोई सुन रहा है? किसके पैसों से? हर एक के पैसों से। शर्मा सर का भी पैसा है, पटेल सर का भी है, स्टूडेंट का भी है। एक ने ज्यादा किया है, सबका सेम है, सबका सेम है।
फिर नेक्स्ट मंथ में अपने पास और 1 लाख रुपया आया, उसका रेंट वेंट पे हो गया, दूसरे मंथ में और 1 लाख आया, फिर एसी लगा दिया। कोई सुन रहा है क्या? तो ऐसे करते करते 12 लाख में से ये वाले साल में 9 लाख रुपया खर्चा हो गया, नए बेंचेस लाने पे, एसी लाने पे, रेंट हो गया। सुन रहे हो कि नहीं यार? कितना पैसा बचा? अब ये 3 लाख किधर रहेगा? फंड में। किधर रहेगा? कोई स्टूडेंट है वो बोलता है सर मैं तो पास हो गया, लाइब्रेरी नहीं चाहिए, तो उसको बोला 1000 रुपया देना बंद कर दे। कोई सुन रहा है? नया स्टूडेंट उसके बदले आ गया, वो कितना भरेगा? 1000 रुपया। नेक्स्ट ईयर वो 3 लाख का क्या होएगा? फंड में बढ़ा रहेगा। अगर अपने को रूम को पेंट करने का है तो अपन 3 लाख में से करेंगे। तो जो लाइब्रेरी है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रिपीट नहीं करे, क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ। मजा आ जाएगा अगर कोई सुन रहा है तो। बेटा अपने लाइब्रेरी में कौन मेंबर है? बराबर से बोलो। 98 स्टूडेंट और शर्मा सर, पटेल सर। तो ये हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सारे के सारे इंडिविजुअल्स है उसके अंदर। कौन है सारे के सारे? इंडिविजुअल। अच्छा, रिलायंस का फोन आया, बोलता है सर आपका एक लाइब्रेरी हमारे जस्ट ऑफिस के बाजू में। मैंने बोला हाँ सर है। बोलता है सर हम लोग के एम्प्लॉय को भी लाइब्रेरी चाहिए रहता है, तो हर साल 30 लाइब्रेरी का सीट हमारे लिए रिजर्व रख लो। 70 आप लोग रखो जो बच्चे हैं उन लोग के लिए, और 30 हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे एम्प्लॉय के लिए रखो। हम लोग भी 1000 रुपया पर मंथ ही भरेंगे। सब सेम कंट्रीब्यूशन देते हैं यार। सब कितना देते हैं? तो रिलायंस से तो ज्यादा देगा ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट इक्वली। कोई सुन रहा है क्या? अब ये वाले एसोसिएशन में कौन कौन आ गया? स्टूडेंट मतलब इंडिविजुअल है, रिलायंस मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एक ही एसोसिएशन में इंडिविजुअल भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलते हैं? अगर सारे के सारे मेंबर इंडिविजुअल्स है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बट अगर एक भी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इतना पॉइंट समझेगा। सो इन लोग में और पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? एक प्रॉफिट इंटेंशन से और ये वेलफेयर से। इनकम टैक्स बोलते हैं हमको मतलब नहीं है, तुम वेलफेयर करो कुछ भी करो। प्रॉफिट कमाया तो हम लोग तो टैक्स लेंगे। क्या? प्रॉफिट कमाया तो हम लोग टैक्स लेंगे। तो टैक्स कौन कौन भर सकता है? HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्युनिसिपालिटी, अपना BMC वो सब हो गया, पंचायत ये सब आ गया। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एनी अदर क्या वाला? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई रिपीट करेगा प्लीज? ICAI का मॉड्यूल या ICAI का कोई भी फॉर्म कभी देखा है? कुछ तो देखा, लोगो तो देखा होगा ना। ICAI के लोगों के नीचे बोलो कुछ लिखा रहता है, सेटअप अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ICSI जो है उस पर लिखा है सेटअप अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई सुन रहा है क्या? RBI का जो गवर्नर है, RBI इज अ बॉडी सेटअप अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब बॉडी को बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कौन कौन आ गया इसमें? अपना ICAI आ गया, इसके अंदर RBI आ गया। इन लोग टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे वो क्वेश्चन नहीं है। भर सकते नहीं भर सकते? भर सकते हैं। कोई सुना? भर सकते नहीं भर सकते? भर सकते। रिपीट करोगे प्लीज? पर्सन मतलब इन लोग टैक्स भरने वाले या भर सकते हैं? बेटा तुम लोग पर्सन हो या नहीं हो ना? इंडिविजुअल मतलब पर्सन हो। मैं पर्सन हूं या नहीं? हाँ, दोनों पर्सन है। कोई सुन रहा है क्या? बट मैं टैक्स भर रहा हूं या नहीं भर रहा हूं? तो मैं पर्सन हूं बट मैं टैक्स भर रहा हूं, तो मुझे बोलेंगे असेसी। क्या बोलेंगे? असेसी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। क्या बोला? असेसी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। जोमैटो बेटा लास्ट ईयर तक लॉस मेकिंग कंपनी था, तो जोमैटो पर्सन है या नहीं है? है, बट वो टैक्स नहीं भर रहा है तो वो असेसी नहीं है। क्या नहीं है? रिलायंस पर्सन है एंड क्या है? असेसी है। तो असेसी मीन्स एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। असेसी मीन्स क्या बोला है? एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन लोग पर्सन है बट इसमें से कोई भी आदमी टैक्स भरेगा तो क्या बन जाएगा? असेसी। असेसी मीन्स अ लाइबल टू पे टैक्स। आई होप इतना समझाएगा। लिखो ना प्लीज। रेड पेन सेटिंग देना। रोमन नंबर कौन सा है? 3। रेड पेन सेटिंग तो रोमन नंबर 3।
important definitions. Important definitions. उसमें पॉइंट नंबर ए रेड पेन से लिखना, फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर. अंडर दैट राइट डाउन नॉर्मल पेन से. नेक्स्ट लाइन पे फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर is for a period of a red pen set 12 months normal pen से starting from a red pen से 1st April normal pen से and ending on रेड पेन से 31st मार्च. लिखा एक लाइन छोड़ के. पॉइंट नंबर बी रेड पेन से प्रीवियस ईयर. उसमें लिखो प्रीवियस ईयर. शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो एग्जाम में PY. प्रीवियस ईयर इज अ और रेड पेन से फाइनेंशियल ईयर. प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर. नॉर्मल पेन से लिख रहे हो ना, रेड पेन से लिखो. प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल पेन से इन विच रेड पेन से income is earned. next line पे previous year can be for a period of. बोलो कितना. रेड पेन से 12 months और लेस देन 12 months. 12 months or less than 12 months. 12 months or less than 12 months. Next. वो लिखा है ना इनकम इज अर्न, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखो ना. इन केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम. इन केस ऑफ न्यू नहीं, सेम पॉइंट में ब्रैकेट्स में लिख दो बस. इन केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम less than 12 months. लिखा. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के मेन पॉइंट नंबर सी रेड पेन से असेसमेंट ईयर. उसमें लिखो नॉर्मल पेन से असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच रेड पेन से टैक्स इज पेड. नेक्स्ट लाइन पे assessment year is for a period of रेड पेन से कितना मंथ्स. 12 months. नेक्स्ट लाइन पे assessment year will start from 1st April and will end on 31st March.
and will end on 31st March and will end on 31st of March लिखा है। फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करना प्लीज, ये वाला टाइम लाइन। डन। नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर कौन से पे हो? डी। अभी डी आएगा ना, रेड पेन से पॉइंट नंबर डी। पर्सन इंक्लूड्स, फिर ये कॉपी करना। मेरे बाद लेक्चर है क्या? कौन सा है? अकाउंट्स। कोई कॉपी कर रहा है? नीचे लिखो ना पॉइंट नंबर ई, रेड पेन से असेसी। असेसी का स्पेलिंग एक बार देख के लिखना। असेसी, उसमें लिखो नॉर्मल पेन से डैश करके। असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन, और रेड पेन से लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे टैक्स। नॉर्मल पेन से और एनी अदर सम। असेसी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम
under the act. Under the act, assessee means a person liable to pay tax or any other sum under the act. समझेगा? आंसर बोलोगे। अकाउंट्स में बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो या नहीं निकालते हो? कैसे निकालते हो? इनकम माइनस एक्सपेंस। अकाउंट्स, अच्छा मेरे को अकाउंट्स में बोलो, अगर मैंने लेक्चर लेने के लिए फीस लिया तो किधर आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? इनकम में, क्रेडिट में। डिविडेंड मिला तो क्रेडिट में, इंटरेस्ट मिला तो, सैलरी पे किया तो डेबिट। तो मैं बोल सकता हूँ इनकम टैक्स, सॉरी अकाउंट्स में जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, क्या निकालते हो बेटा? वो नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड होता है, मतलब पूरे साल कितना इनकम था, पूरे साल कितना एक्सपेंस है, नेट ऑफ हो गया। इनकम टैक्स बोलता है कि यार इंडिया में टैक्स रेट अलग अलग है, डिविडेंड पे अलग टैक्स रेट है, सुन रहे हो क्या? सैलरी पे अलग टैक्स रेट है, घर बेचा प्रॉफिट हुआ उस पे अलग टैक्स है। तो हम लोग को वो जो तुम लोग अकाउंट्स में करते हो ना कंसोलिडेटेड, हमको वैसा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको 5 अलग अलग हिस्सों में प्रॉफिट चाहिए। कितने? तो इन लोग ने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करके फॉर्मेट बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नमेंट बोलता है पहले ये बताओ असेसी का नाम क्या है? तो सुन रहा है क्या? टोटल इनकम, असेसी का नाम तुम लोग को बताने का है। उसके बाद ये असेसी का स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल है, कोई सुन रहा है क्या? या जो भी है, इंडिविजुअल है, फर्म है, पार्ट कंपनी है, क्या है? प्रीवियस ईयर कौन सा है? एग्जाम में प्रीवियस ईयर बोलो। एंड असेसमेंट ईयर कौन सा है? 25-26। इतना पॉइंट समझेगा बराबर। इसका आपको इनकम जो भी कमाया है 5 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग को बताओ। फर्स्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, रिपीट नहीं करे यार, इनकम फ्रॉम सैलरी। देन इनकम फ्रॉम, बेटा इंडिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किधर होता है बताओ? किसमें? लैंड और बिल्डिंग में। किसमें होता है? लैंड और बिल्डिंग में, या गोल्ड में होता है। क्या सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम इनकम जो है रेंट से आती है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड है टोटल। पहला हेड कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, एक आदमी 2 ही जगह से पैसा कमा सकता है, एक तो सैलरी है और बिजनेस ना, और तो कुछ है ही नहीं वो। बाकी तो इन्वेस्टमेंट इनकम अलग हो गया। मेन अगर आप एक्टिव हो तो या तो सैलरी से कमाओगे या तो बिजनेस से। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्या? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। रिपीट नहीं करे तुम लोग। कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम, देन आता है कैपिटल गेन्स। अगर तुम लोग ने घर बेच के पैसा कमाया तो कैपिटल गेन में जाएगा। कोई सुन रहा है तो मैं मेहनत करूं यार। घर से भाड़ा मिला तो हाउस प्रॉपर्टी, घर बेच के पैसा कमाया तो कैपिटल गेन, शेयर्स बेच के पैसा कमाया तो कैपिटल गेन। सुन रहे हो क्या? गोल्ड बेच के पैसा कमाया तो कैपिटल। तो अगर तुम लोग ने एसेट बेचा है तो किधर जाएगा? कैपिटल गेन। और गवर्नमेंट बोलता है ऐसे तो कितने इनकम के हेड बनाएंगे, तो लास्ट में इन लोग ने बोला एक कॉमन हेड बना देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल कितने हेड्स है बेटा बताओ? 5 हेड्स में से पहला हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर्स। शेयर से डिविडेंड मिला तो नहीं, शेयर से डिविडेंड मिला तो अदर सोर्सेस। शेयर बेच के पैसा कमाया तो कैपिटल गेन्स। इतना पॉइंट समझेगा? श्योर। घर एफडी से इंटरेस्ट मिला तो अदर सोर्स। एफडी से इंटरेस्ट कमाना सैलरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, किधर जाएगा? अदर सोर्स। इतना पॉइंट समझेगा क्या? सो जो 5 हेड्स है उसके टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। रिपीट करोगे? क्या बोलते हैं? माइनस गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम्हारा कोई खर्चा हुआ है, पर्सनल खर्चा, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में बेटा, सैलरी कमाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो सैलरी में से माइनस हो जाएगा। रेंट कमाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो किधर से माइनस हो जाएगा? रेंट में से। कोई सुन रहा है क्या? कैपिटल एसेट खरीदा 1 रुपए में, बेचा 2 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये यहाँ पे 1 रुपया आएगा, यहाँ पे 2 रुपया नहीं आएगा। तो जो इनकम कमाने में खर्चा हुआ है वो इधर से माइनस हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? बट अगर तुम्हारे कोई पर्सनल खर्चे है तो उसका हम लोग डिडक्शन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है देंगे,
अंडर चैप्टर 6A, किधर देंगे? अंडर डिडक्शन अंडर चैप्टर कौन सा बोला है? 6A। ये सैलरी कमाने का खर्चा इधर आएगा या पर्सनल? सैलरी का खर्चा किधर जाएगा? सैलरी में से माइनस। बिजनेस का खर्चा बिजनेस में से माइनस। बट मैंने अपने परिवार का LIC निकाला है, मेडिकल निकाला है, तो वो किधर जाएगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बैलेंस विल गिव मी नेट टोटल टैक्सेबल इनकम, जो बोलने का आप लोग बोल सकते हो। 5 हेड्स कौन से? हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल विल बी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम। इतना पॉइंट समझेगा? कॉपी करो प्लीज। हेडिंग देना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पॉइंट नंबर कौन सा है तुम्हारा? F। पॉइंट नंबर F। नंबरिंग बराबर देना, सीक्वेंस। डन। हटा दो बेटा इतना। अच्छा, एकदम सिंपल है, आंसर बोलना। अगर आपको एग्जाम में टैक्स लायबिलिटी पूछा है तो ही ये करना, तो नहीं करना है। क्या पूछा है? टैक्स लायबिलिटी। सो बेटा आपको है ना ग्रॉस टोटल इनकम जो है, क्या बोला? ग्रॉस टोटल इनकम, वो कंप्यूट करना है। उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड है एकदम। ऑब्वियसली अगर कोई पार्ट एग्जाम में नहीं दिया है तो अपन नहीं बनाएंगे, बाकी 5 एरो है। कितना? गवर्नमेंट बोलता है नीरज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, विनिंग्स, कोई सुन रहा है क्या? या तो बाकी सारा इनकम, कोई सुन रहा है?
ये 5 पार्ट में देखो एरो बनाने का, मतलब सर ये 5 पार्ट में क्यों बनाने का है, वो बोलता है नीरज इसके 2 रीजन है। पहले तो जो याद होएगा तो फॉर्मेट बोलो, ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन क्या माइनस करते हैं अंडर चैप्टर नंबर 6, तो वो डिडक्शन इधर नहीं मिलता है। पहले चारों में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन से में डिडक्शन नहीं मिलेगा? बोलो याद रहेगा। क्या बोला? सेक्शन नहीं मैं बोलता हूं 112A, 111A एंड विनिंग्स। क्या बोला? 112A, 111A एंड विनिंग्स। इसमें से कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। डिडक्शन जो भी मिलेगा किधर से मिलेगा? बैलेंस में से। किस में से मिलेगा? बैलेंस। मैंने बोला तो सर इसके बाद क्या आएगा? बोला इसके बाद आपका NTI आ जाएगा, नेट टोटल इनकम, जो भी आपने निकाला है वो। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर डन। अब क्या है, गवर्नमेंट बोलता है नीरज अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ये रट्टा मारना है बेटा आज के लिए, आपको लॉजिक वॉजिक नहीं समझेगा, बहुत आगे समझेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर 112 में है, किधर? तो 1 रुपया कमाया 112 में या 1 करोड़ रुपया कमाया, कितना भी पैसा कमाओ, फ्लैट 20% टैक्स आएगा। कितना आएगा? फ्लैट 20%। रिपीट नहीं करे, फ्लैट कितना? 20%। और अभी याद होएगा तो बहुत डिबेट चल रहा था, पता है 12.5% कैपिटल गेन्स ऐसा सब हुआ है, पता है कि नहीं मार्केट में। ठीक है, इग्नोर करो, चलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, फ्लैट कितना रेट है? 20%। अगर लॉन्ग टर्म अंडर 112A है तो 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत भरो, और अगर 1 लाख के ऊपर कमाओगे तो जितना एक्स्ट्रा कमाया उसके ऊपर फ्लैट 10%। मतलब 3 लाख कमाया तो 2 लाख पे 10%। क्या 1 लाख पे पहले 0 और एक्स्ट्रा जो 2 लाख कमाया उस पे कितना? 10%। 112 में कितना रेट था? 112 में फ्लैट 20। फ्लैट बोलो ना, 112 में रेट कितना है? फ्लैट 20। 112A में 1 लाख तक 0, मोर देन 1 लाख पे फ्लैट 10%। 111A में फ्लैट 15%। फ्लैट कितना बोला है? 15%। और विनिंग्स में फ्लैट 30%। तो आप करोड़पति में कुछ जाके जीत के आए तो कितना रेट है? 30%। लॉटरी से जीता तो रेट कितना है? 30%। और जो बैलेंस बचेगा उस पर स्लैब रेट आएगा। क्या आएगा? स्लैब रेट। रिपीट करते रहोगे मेरे को प्लीज। GTI ग्रॉस टोटल इनकम का 5 एरो। पहला long term capital gains under section 112, then long term capital gains under section 112A, short term capital gains under section 111A, then winnings and others. long term 112 पे फ्लैट 20%, 112A पे 1 लाख पे 0, मोर देन 1 लाख पे फ्लैट 10%, 111A पे फ्लैट 15%, विनिंग्स पे फ्लैट 30%, बैलेंस पे स्लैब रेट। व्हाट इज स्लैब रेट? पढ़ाता हूं, इतना पॉइंट समझेगा। लिखो ना, रेड पेन सेटिंग देना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहां पे मैं एक 12.5% ऐड कर रहा हूं, तुम लोग इग्नोर करना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और ये कॉपी करो, नीटली कॉपी करना प्लीज।
अभी क्या टेक अ ब्रेक देन विल रिज्यूम.